नमस्कार, सत्य हिंदी के शाम 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ओएसएम सिस्टम पर सीबीएसई ने मारा यू टर्न, मान ली गलती, सुधार शुरू। राहुल की सीबीएसई छात्र वेदांत से मुलाकात, पाकिस्तानी वाले तंज पर सरकार को घेरा। कर्नाटक में नेतृत्व बदलाव, कांग्रेस में संगठन और सत्ता पर बड़ा मंथन शुरू। टीएमसी नेताओं पर हमला, शुभेंदु पर भड़की पार्टी, बोली असफल सीएम साबित। ट्रंप का दावा, ईरान नहीं बनाएगा परमाणु हथियार, ईरान बोला ऐसे समझौता नहीं। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब बोर्ड ने भी मान लिया है कि ओएसएम सिस्टम में खामियां तो थीं। बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी बयान में कहा कि सर्विस प्रोवाइडर के पोर्टल में सामने आई खामियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और उन्हें अब नियंत्रित कर लिया गया है। सीबीएसई ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में सरकार की विभिन्न एजेंसियों और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम सिस्टम को और मजबूत करने में जुटी है। सीबीएसई के अनुसार जिन कमजोरियों की पहचान हुई थी उन्हें ठीक कर दिया गया है और बाकी संभावित खामियों की भी जांच की जा रही है ताकि सिस्टम का दुरुपयोग ना हो सके। बोर्ड ने यह भी कहा कि पोर्टल को अधिक सुरक्षित तकनीकी ढांचे पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि अब तक बोर्ड इन सभी दावों को खारिज कर रहा था, लेकिन अब बोर्ड ने खुद ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिया है और एक बहुत बड़ा यू टर्न मारा है। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन पोर्टल को सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। 19 वर्षीय एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने दावा किया है कि इस सिस्टम में कई बड़ी खामियां थीं, जिनकी वजह से परीक्षकों के अकाउंट तक अनधिकृत पहुंच संभव हो गई थी और मूल्यांकन प्रक्रिया में छेड़छाड़ भी की जा सकती थी। निसर्ग का कहना है कि उन्होंने ऑन मार्क पोर्टल का लिंक सार्वजनिक रूप से पाया और जावास्क्रिप्ट कोड की जांच कर इन कमजोरियों का पता लगाया। उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में ही उन्होंने ये खामियां CERT-in की रिपोर्ट पर दर्ज की थी, लेकिन सुधार न होने पर मई 2026 में इन्हें सार्वजनिक किया गया। उनके अनुसार OTP जैसी बाईपास, पासवर्ड रीसेट और किसी भी एग्जामिनर की अकाउंट में लॉगिन कर इम्पर्सोनेशन जैसी गंभीर खामियां मौजूद थीं। इससे मार्क्स में बदलाव और संवेदनशील डेटा तक पहुंच संभव थी। निसर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि सिस्टम में मास्टर पासवर्ड जैसी बुनियादी सुरक्षा चूकें थीं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि सीबीएसई का AWS बकेट सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं था, जिससे आंसर शीट और प्रश्न पत्र सार्वजनिक रूप से एक्सेस किए जा सकते थे। इन दावों ने डिजिटल परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर नई बहस छेड़ दी है। सीबीएसई की रीइवैल्यूएशन प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले जिस छात्र वेदांत को मीडिया के एक वर्ग ने पाकिस्तानी और सोरोस का एजेंट कहा, अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वेदांत और कुछ अन्य सीबीएसई के छात्रों से मुलाकात की है। राहुल ने मुलाकात का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा कि मेरे साथी देश विरोधी सोरोस एजेंटों के साथ हुई एक दिलचस्प बातचीत। वेदांत और उसके दोस्त बेहद होशियार, बहादुर और जागरूक युवा भारतीय हैं। उन्होंने सीबीएसई और मोदी सरकार से कुछ अपमान और जरूरी सवाल पूछे, लेकिन उन्हें जवाब देने के बजाय अपमान और ताने मिले। वो एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के हकदार हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें ऐसा भविष्य मिले। कर्नाटक की राजनीति में सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद अब सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। 3 जून को डीके शिवकुमार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि राज्य में पार्टी, संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बड़े फैसलों पर मंथन चल रहा है। कलबुर्गी एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए खड़गे ने कहा कि अब पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है और इसके लिए योग्य और मजबूत नेतृत्व की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फोकस ऐसे नेता पर है जो तेजी से काम कर सके, सभी को साथ लेकर चले और संगठन को मजबूत बनाए। खड़गे ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले लगभग 24 महीनों को देखते हुए पार्टी को एक एक्टिव और डायनेमिक नेतृत्व की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर काम को गति दे सके। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में उस समय बड़ा सियासी हंगामा खड़ा हो गया जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। ये घटना उस वक्त हुई जब कल्याण बनर्जी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडी तला थाने में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की और माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता गया। देखते ही देखते विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई और आरोप है कि सांसद के साथ मारपीट भी की गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद सांसद को सुरक्षित वहां से निकाला गया। घटना के बाद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि मैं वहां अकेला जा रहा था,
मेरे साथ कोई बड़ा काफिला नहीं था। उनका दावा है कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ गाली गलौज की और ड्यूज बॉल से उनके सिर पर हमला किया। सांसद ने कहा कि उनके सिर से खून बह रहा था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सांसदों और जनप्रतिनिधियों को लगातार निशाना बनाना कितना सही है, इसका फैसला अब जनता को करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए उसे गंदी और जंगली पार्टी बताया है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले आम लोग नहीं थे, बल्कि बीजेपी से जुड़ी एक कार्यकर्ता थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुष्मिता दत्ता नाम की महिला, जो कथित तौर पर बीजेपी से जुड़ी हैं, कैमरे में अभिषेक बनर्जी पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दी। महुआ ने कहा कि बीजेपी झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है और बंगाल में गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना के वीडियो फुटेज और मौके से जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और फिर से ये कार्रवाई की गई। फिर पुलिस ने साफ किया कि जांच अभी भी जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी गई थी। इसके बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और वायरल वीडियो की जांच की गई। शुरुआती जांच में जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध मिली, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हमला करने, अवैध रूप से भीड़ इकट्ठा करने, रास्ता रोकने और गाली गलौज करने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को आज स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। टीएमसी के नेताओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर टीएमसी ने बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधा। टीएमसी के आधिकारिक एक्स हैंडल से लिखा गया कि बीजेपी की वेंडेटा पॉलिटिक्स अब सारी हदें पार कर चुकी है। जब आम लोग हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक का स्वागत खुले दिल और मुस्कान के साथ कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के गुंडे उन पर हमला कर रहे हैं। जब कोई सरकार सत्ता में आती है तो उसके पहले कदम हमेशा जनता के कल्याण के लिए होते हैं, लेकिन सत्ता संभालने के पहले ही हफ्ते में बीजेपी प्रशासन ने हमारे माननीय एनजीएस की Z+ सिक्योरिटी हटा दी। इसके साथ ही जैसे ही वो बाहर निकले, बीजेपी ने कथित तौर पर गुंडों को उनके ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए भेज दिया। पूरा घटनाक्रम बिल्कुल साफ है। सवाल ये है कि किसने सुरक्षा में चूक कराई, किसने भीड़ को इकट्ठा किया। टीएमसी का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी आप तो पहले ही एक असफल मुख्यमंत्री साबित हो चुके हैं। इस पर टीएमसी सुप्रीमो ममता ने भी कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राज्यसभा की आगामी द्विवार्षिक चुनावों को लेकर आज बीजेपी में बड़ी राजनीतिक हलचल देखने के लिए मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं, जिसमें पार्टी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस अहम बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में न सिर्फ राज्यसभा चुनाव बल्कि विधान परिषद यानी कि विधान परिषद सीटों के लिए उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने पहले ही 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटें शामिल हैं, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटें खाली होंगी। इसके अलावा झारखंड की 2 सीटें और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें ईरान ने यह भरोसा दिलाया है कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और नई शर्तों वाले प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान को एक नया शर्तों में शामिल करने का पहला प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि इस नए फ्रेमवर्क में कुछ कड़ी शर्तें शामिल हैं, जिन पर ईरान को विचार करना होगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इन शर्तों में नया क्या-क्या शामिल है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि किसी भी समझौते के लिए उनकी सबसे बड़ी और जरूरी शर्त यही है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार ना बनाए। ट्रंप ने कहा कि मुझे सिर्फ एक गारंटी चाहिए कि परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है। ये काफी दिलचस्प है। परमाणु हथियारों पर ट्रंप के दावे के बीच ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि जब तक ईरान के लोगों के अधिकारों की पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक अमेरिका के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। स्टेट टीवी पर प्रसारित एक वीडियो बयान में कालिबाफ ने कहा कि ईरान किसी भी ऐसे समझौते को मंजूरी बिल्कुल नहीं देगा जिसमें उनके नागरिक के अधिकारों की अनदेखी हो। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी वार्ताकार अमेरिका पर भरोसा नहीं करते और न ही उसकी बातों या वादों को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। शाम 6 बजे के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। रात 8 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.